हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है। मींस दो पॉइंट चार्जों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है ना। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं और कूलॉम्स फोर्स भी हमने डिराइव किया है। तो हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्या है कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, यदि दो पॉइंट चार्जेस एक पर्टिकुलर एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है ना, और वो सेपरेशन सपोज यहां पर आर है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है वो कितना होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। लेट द फर्स्ट पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और सेकेंड पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है ना, तो ये होता है। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या मिलता है हमको, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, हम इसकी जगह में हम एक साइन रख सकते हैं, वो है K। प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हम हटा देते हैं और यहां पर K लगा देते हैं और तब हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये K क्या है, ये K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको हम कूलॉम्स कांस्टेंट भी कई लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये जो K की वैल्यू है इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेट कर लिया था और इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमको, K इक्वल 1/4πε0। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएगा, ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसको कूलॉम्स फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको कूलॉम्स फोर्स ने कूलॉम्स चार्ल्स कूलॉम ने हम कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि जो कूलॉम्स लॉ है ना, ये सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है और कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है ये हम देखेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो चार्जेस हैं इनको एट रेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये स्थिर होना चाहिए, तभी कूलॉम्स लॉ यहां पर फॉलो होगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है, वो किससे बना है, किसी दो एटम से बना हुआ है, तो वो तो मूव कर सकता है जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट हुआ। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं फर्स्ट जो हमारा लिमिटेशंस होगा वो क्या होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट with respect to each other। ओके, और जो इसका सेकेंड लिमिटेशन है वो क्या है, ये जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस हैं उनका साइज या फिर उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, तो इनका साइज इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, इनका साइज और इनका एक्सटेंशन। तो हम सेकेंड क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द separation between them। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है, तो हम यहां पर ये देखते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने यहां पर डाल दिया, ये पॉइंट ये तो बहुत छोटा है, तो उससे ज्यादा तो ये बड़ा है, पर पॉइंट चार्ज मतलब वो का है, वो चार्ज बड़े भी हो सकते हैं, पर उन दोनों, ये कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनके साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, या फिर उन पॉइंट्स जो उन चार्जेस हैं उनका साइज बहुत ही कम होना चाहिए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो वो पॉइंट चार्ज कहलाए, भले वो एक टेनिस बॉल की बराबर साइज है उसका, या फिर एक मार्बल के बराबर साइज है, या फिर उससे भी कम है। कंडीशन ये है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होना चाहिए उनके साइज के रिस्पेक्ट में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इज the charges, that is electric charges must be point charges। ओके, ये हुआ हमारा सेकेंड। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। हम यहां पर देखेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और हम देखते हैं न्यूक्लियर साइज भी हम जानते हैं, न्यूक्लियर का डायमेंशन जैसे बोलते हैं हम। तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के साइज से कम नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस का साइज या फिर न्यूक्लियर डायमेंशन क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, ये साइज होता है। अब इस न्यूक्लियस के साइज से अगर कम डिस्टेंस हो गया तो क्या होगा, तो फिर वहां पर ये कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ये कूलॉम्स लॉ वैलिड उस जगह पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस डिस्टेंस से कम हो गया दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, तो फिर वहां इस डिस्टेंस के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है उससे कम डिस्टेंस पर वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स करेगा किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस को। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहां पर मेजर करना फिर हम नहीं कर पाएंगे ना मेजर, क्योंकि वो डोमिनेट्स किससे हो जाएगा, वो डोमिनेट हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियर फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। इसलिए वो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो ये आर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहां पर हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस मस्ट बी greater than the 10⁻⁻15 मीटर, इससे वो बड़ा होना चाहिए, तभी यहां पर कूलॉम्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब हमने यहां पर एक बताया था यहां पर रीजन, तो हम लिखेंगे यहां पर बिकॉज the distance less than 10⁻⁻15 meter, here the strong nuclear force dominates the electrostatic force। ओके, ये 3 कंडीशंस हैं, 3 लिमिटेशंस हैं, और इसके अंडर पे ही हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलॉम्स फोर्स है वो फॉलो हो पाएगा, वो वैलिड हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये लिमिटेशंस हैं। ओके, मैं ये होप करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे लिमिटेशंस ऑफ द कूलॉम्स लॉ।